धन्यवाद। नमस्कार, आप सबको मेरी शुभकामनाएं। आज केंद्रीय बजट का प्रस्तुतिकरण हुआ है और वास्तव में आज का जो बजट है, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और अपनी वित्त मंत्री महोदया को साधुवाद और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आज के बजट में जो इसको प्रस्तुत किया है, ये डिजिटल इंडिया के भविष्य का दर्पण है और ये डिजिटलाइजेशन सामान्य जनमानस के जीवन को बनाएगा, एक तरीके से सरल और सुगम बनाने में आगे आएगा। आज के बजट में जो उपाय हैं, उनसे सबसे अधिक लाभ अगर कहीं मिलेगा तो उत्तर प्रदेश को, और हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि डबल इंजन सरकार का वास्तविक लाभ भविष्य में उत्तर प्रदेश को सबसे ज़्यादा मिलेगा। डिजिटल शिक्षा के प्रसार में, जहां शिक्षा की जो विसंगतियां हैं दूर होंगी, वहीं युवाओं के लिए रोजगार का अवसर, महिलाओं के लिए सुरक्षा और सम्मान, किसानों के लिए आमदनी को ये बढ़ाने वाला होगा और ग्रामीण क्षेत्रों के मूलभूत सुविधाओं को ये उपलब्ध कराने के लिए कारगर साबित होगा। हम ये कह सकते हैं कि ये पिछड़ेपन को दूर करने के लिए, जो आर्थिक अवुन्नति है, हालांकि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में खासतौर से कह सकता हूं कि 2017 में 11 लाख करोड़ की जो अर्थव्यवस्था थी, आज जब आपसे बात कर रहे हैं, ये 22 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था हमारी बन चुकी है। लेकिन इस दिशा में जो आज सशक्तिकरण का उत्तर प्रदेश को खासतौर से जो क्रम है, उसमें ये बजट एक तरीके से समावेशिक प्रक्रिया का निर्वहन करेगा और एक समर्थ उत्तर प्रदेश के लिए एक अलग प्रकार के लाभ पहुंचाने वाला हमारे लिए बनेगा। आज अगर हम इसका अलग अलग विश्लेषण करने लगे तो उत्तर प्रदेश में जैसा जो टैक्स डिवैल्यूशन है, 1,46,498.76 करोड़ रुपया, ये हमको उत्तर प्रदेश का अनुदान मिलेगा। और अगर फाइनेंस कमीशन में हम देखें तो 15,003 करोड़ रुपया ये उत्तर प्रदेश को मिलने वाला है। यानी हमारी आवश्यकताएं, मूलभूत आवश्यकताओं की संपूर्ति के लिए धन की आवश्यकता है, वो काफी हद तक इन अंशों से वो पूरी होगी। स्वच्छ भारत अभियान प्रधानमंत्री जी का सपना है और 1900 करोड़ रुपए लगभग उत्तर प्रदेश में निहित होने वाले हैं। हर घर नल और पानी की, जो पेयजल की व्यवस्था के लिए विभिन्न प्रोजेक्ट्स हैं, उनके लिए 12,000 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश पे प्राप्त होने वाला है। हमने पहले कहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट अप्रत्यक्ष रूप में रोजगार सृजन का परिचायक होता है। जहां पूंजी निवेश की बढ़ोतरी अतिरिक्त रोजगार का सृजन करती है, वहीं हमारी आधारभूत आवश्यकताओं को भी संपूर्ति करती है। इस बजट की जो विशेषता है, उसमें जैसे 20,000 करोड़ रुपए का हाईवे, 25 साल का हमारा जो ब्लूप्रिंट है उसको लेकर आना और 20 लाख मकानों को हमारा गरीबों के लिए उनको तैयार करना। आपको याद होगा कि पिछली जो समाजवादी पार्टी की सरकार है, 2012 में इन लोगों ने पर्चे भरवाए थे, फॉर्म भरवाए थे कि हम आने पे, सरकार में आने के बाद हम मकान देंगे सभी को। और जो मीडिया का आंकड़ा था, मैं अखबार के में छपी खबरों का हवाला दे रहा हूं कि 27 लाख फार्म भरे गए थे मकानों को दिए जाने के नाम पर। लेकिन कितने मकान दिए गए? पता चला कि जो मकान दिए गए तो कुछ हजार भी नहीं हो पाए थे।
45 लाख मकानों को देने का काम हमारी सरकार ने किया था, जो केंद्रीय प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास दोनों को मिला के। और मुझे खुशी है कि इस बार भी जो बजट का जो प्रारूप है, उस बजट के प्रारूप में गरीबों के लिए आवास आज प्रमुखता के साथ में हमारे साथ में आया है और 80 लाख गरीबों के मकान का प्रावधान इसमें किया गया है, जिसमें सर्वाधिक लाभ उत्तर प्रदेश को मिलने वाला है। यानी हमारा जो सपना था कि हम जल्दी से जल्दी अपने गरीब लोगों के लिए मकान दे सके, इस बजट ने हमारी उन संकल्पनाओं को बल दिया है जो हमने हर घर हमारा शौचालय हो, प्रत्येक घर में बिजली का कनेक्शन हो, प्रत्येक गांव में गरीबों के घर में गैस का कनेक्शन और गैस का सिलेंडर हो। उस अभियान को गतिमान रखते हुए हमने जहां आज ये किया है कि हर घर नल, ये हमारी विशेषताओं के तौर पर एक ड्रीम प्रोजेक्ट के तौर पर आएगा। हर गरीबों को मकान, ये हमारी संभावनाओं को, हमारी दृढ़ता को, दृढ़ निश्चय को बल देता है। डिजिटल करेंसी, ये भी हमारे आमूलचूल परिवर्तन और जिसको कहेंगे कि भ्रष्टाचार को, और एक सरल ट्रांजैक्शन जिसको कहेंगे हस्तांतरण, धन का हस्तांतरण की प्रक्रिया को देंगे। आज जो विदेशी मशीनों को हम अगर विभिन्न प्रयोजन के लिए मंगाते हैं वो सस्ती हो जाएंगी, कपड़ा सस्ता हो गया, हमारा जो कृषि के उपकरण हैं वो सस्ते हो गए, मोबाइल फ़ोन सस्ता हो गया, चार्जर सस्ता हो गया, जो हमारा कॉमर्शियल गैस सिलेंडर हैं वो कम हो गए, जूता चप्पल का दाम कम हो गया। यानी तमाम चीज़ों के दामों को कम करते हुए हमने 25,000 किलोमीटर का हाईवे 20,000 करोड़ रुपए में, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का एक दायरा, जो उत्तर प्रदेश जो गड्ढे में सड़क या सड़क में गड्ढा वाला प्रदेश था, आज 5-5 एक्सप्रेसवे वाला प्रदेश बन गया है। और अगर आज के उसका हम सूक्ष्म विश्लेषण करें बजट का, तो आपको ये दिखाई पड़ेगा कि 63 किलोमीटर का कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे आज हमको मिल रहा है इस बजट में। अगर उत्तर प्रदेश को अगर देखें तो वाराणसी कोलकाता के बीच का जो 642 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे का बहुत बड़ा भाग आज उत्तर प्रदेश में आ रहा, वो पास हुआ है। गोरखपुर सिलीगुड़ी कॉरिडोर का जो 520 किलोमीटर का जो एक्सप्रेसवे है, उसका बहुत बड़ा भाग हमारे उत्तर प्रदेश में आ रहा है। आज इंटरनेशनल कनेक्टिविटी के लिए सुनौली और गोरखपुर का जो 80 किलोमीटर का लेंथ है, वो भी पैसा इसमें पास हुआ है। कानपुर और लखनऊ तो मात्र 35 से 40 मिनट में अगर एक्सप्रेसवे बन जाने के बाद जो 63 किलोमीटर का वो बनेगा, हमारा साधन संसाधन के इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा इतना सुदृढ़ होगा, आसपास की जमीनें महंगी होंगी, उद्योग धंधे लगेंगे, लोगों में जो आधुनिकता के परिवेश में काम करने का अभ्यास बढ़ेगा। आज अगर हम देखें तो 2022-23 में जो 32 प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें 1533 किलोमीटर का जो टोटल 46,427 करोड़ रुपया वो उत्तर प्रदेश के हिस्से में आने वाला है। यानी उत्तर प्रदेश एक तरीके से अगर कहें मालामाल इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए, सुविधाओं को ठीक करने के लिए, रोजगार को सृजन करने के लिए, किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए, महिलाओं के प्रगति के लिए, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के स्टेटस को और उनके आय को बढ़ोतरी के लिए भी इसमें प्रावधान किया गया है। 19,500 करोड़ रुपया केवल सौर ऊर्जा के लिए किया गया है। और आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारतवर्ष में प्रथम स्थान पर है। और सबसे बड़ा लाभ, अगर सौर ऊर्जा में तो लक्ष्य दिया था 2030 तक पारित करने का, लेकिन उत्तर प्रदेश ने 2021 में ही अपने निर्धारित जो उत्पादन का लक्ष्य था वो हमने प्राप्त कर लिया। अब सौर ऊर्जा के क्षेत्र में जो 19,500 करोड़ रुपए का जो इसमें प्रावधान हुआ है, उसका सबसे बड़ा लाभ उत्तर प्रदेश में मिलेगा। उत्तर प्रदेश में गांव में ब्रॉडबैंड जोड़ना, हर घर नल को व्यवस्था करना और 1 क्लास 1 टीवी चैनल, मैं समझता हूं कि हमने उत्तर प्रदेश ने 2 चीजें प्रारंभ किया था योगी सरकार ने। डिजिटल लाइब्रेरी हमारी सबसे बड़ी भारतवर्ष की बनी,
कोरोना के संक्रमण काल में हमने उसको सकारात्मक पक्ष के रूप में देखा और 78,000 ई कंटेंट्स को हमने अपलोड करने का काम किया और हमारी डिजिटल लाइब्रेरी जो फ्री में ई कंटेंट्स हुए, कोई भी विद्यार्थी घर बैठे टॉप के जो प्रोफेसर्स हैं, जो टीचर्स हैं, उनके लेक्चर्स को जो कक्षाओं में पढ़ाते हैं, उनका वो अध्ययन और अध्यापन दोनों कर सकता था, विद्यार्थी भी और अध्यापक भी। इसकी शुरुआत सबसे पहले उत्तर प्रदेश ने कर दी थी और खड़गपुर, आईआईटी खड़गपुर ने और तमाम ऑस्ट्रेलिया तक के विश्वविद्यालयों ने हमसे टाई अप किया। और आज मुझे प्रसन्नता में बधाई देना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने डिजिटल विश्वविद्यालय को और 200 हमने तो स्वयं प्रभा चैनल के माध्यम से, शोध गंगा पोर्टल के माध्यम से, ई गंगा का जो हमारा पोर्टल और चैनल थे उनके माध्यम से हमने तमाम प्रकार के पठन पाठन की प्रक्रिया दूरदर्शन के माध्यम से भी, जहां गांव में इंटरनेट कनेक्शन नहीं थे वहां पे शुरू करी थी। लेकिन अब जो हमारा गांवों में ब्रॉडबैंड से जुड़ने का लक्ष्य है और मोबाइल फोन सस्ता कर दिया है, और मुझे खुशी है वे बताने में कि आज दुनिया में इन 7 वर्षों में प्रधानमंत्री जी के आने के बाद और योगी जी के 5 वर्षों के कार्यकाल में भारतवर्ष तो दुनिया में नंबर 2 का बन गया जो मोबाइल फोन का उत्पादन कर रहा है, और उत्तर प्रदेश मोबाइल के उत्पादन में आज नंबर 1 पे है। आज उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा डेटा सेंटर 250 मेगावाट का लगाने में हम कामयाब हुए हैं, शुरुआत कर दी हमने। और साथ में मोबाइल आज 100 बनते हैं अगर उत्तर प्रदेश पूरे भारतवर्ष में, तो 100 में 70 मोबाइल आज हमारे उत्तर प्रदेश के नोएडा में बन रहे हैं। यानी प्रगति के लक्ष्य को उत्तर प्रदेश ने जिस प्रकार से पाया है, आज बजट में उसकी प्राप्तियां इन श्रेष्ठता के बिंदुओं में आई हैं कि डिजिटल विश्वविद्यालय होगा, कृषि विश्वविद्यालयों का विस्तार होगा, लाइब्रेरी होगी। और अब लोग तो बोलते हैं आज ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चुनाव है, मैं नहीं कहता हूं, लेकिन लोग, मैं भी गया था पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर कुछ विपक्ष के लोग कहने लगे कि साहब ये केन बेतवा प्रोजेक्ट के बारे में, कि नदियों को जोड़ने के बारे में सपना देखा था चौधरी चरण सिंह जी ने, निश्चित देखा था, लेकिन चौधरी चरण जी के सपने को सपा, बसपा, माकपा, बाकपा, कांग्रेस संयुक्त रूप में एक दूसरे की सहायता से सरकार बनाती रही, लेकिन इस सपने को पूरा क्यों नहीं किया किसी ने। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब आए थे तो नदियों के जोड़ने के अभियान को उन्होंने प्रारंभ किया था, उसके बाद यूपीए की गवर्नमेंट ने उसको बाधित किया। मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि केन बेतवा प्रोजेक्ट में 45,000 करोड़ रुपए से ऊपर का जो 5 नदियों को जोड़ने का प्रोजेक्ट है, जिसका बहुत बड़ा लाभ उत्तर प्रदेश को मिलने वाला है, और एक नए प्रकार का आयाम हमारे उत्तर प्रदेश में बनेगा। नमामि गंगे के लिए 500 करोड़ रुपया, अटल भूजल योजना के लिए 170 करोड़ रुपया, वाटर मैनेजमेंट के लिए 194 करोड़ रुपया, और समग्र शिक्षा अभियान। मैं तो कोटि कोटि नमन, वंदन और अभिनंदन करता हूं आदरणीय निर्मला सीतारमण जी का, धर्मेंद्र प्रधान जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, कि उन्होंने शिक्षा की इस व्याधि को उत्तर प्रदेश की उसकी आवश्यकता की संपूर्ति के लिए 6,241 करोड़ रुपया का प्रावधान समग्र शिक्षा अभियान में किया है। तो ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी चीजें हैं। पीएम गति शक्ति हमारे 100 साल की ढांचागत सुविधाओं को बढ़ाएगी, और पीएम गति शक्ति का अप्रत्यक्ष रूप में रोजगार से संबंध होगा। एमएसएमई के लिए जो हमारा प्रयोजन है, वो जो ऋण की योजना था, जो विशेष ऋण देने के प्रयोजन था, जिसका सबसे लाभ उत्तर प्रदेश को मिल रहा था, केंद्र सरकार ने इस ऋण की व्यवस्था को बजट के द्वारा 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। यानी छोटे लघु व्यापारियों को इसका अप्रत्यक्ष रूप में लाभ होने वाला है। और मैं कह सकता हूं कि आज प्राकृतिक खेती के रूप में लोग कहते थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी वाराणसी से लड़ने के लिए आए हैं, तो उनसे प्रश्न हुआ तो उन्होंने कहा मां गंगे ने बुलाया है। आज मां गंगे का आसपास रहने वाले किसानों के लिए वरदान साबित हुआ है ये बजट,
और उत्तर प्रदेश चूंकि गंगा नदी का 70 से 75 से 20% से भी ऊपर, यहाँ तक अगर अप्रत्यक्ष रूप में आंकड़े कहें तो 70% तक का 80% तक का भाग आच्छादित होता है उत्तर प्रदेश में गंगा नदी का। और गंगा नदी से 5 किलोमीटर के गलियारे में गैर रासायनिक खेती का और जो जैविक खेती का कराने के लिए किसानों के लिए विशेष कार्य योजना को तैयार किया गया है। मैं समझता हूं ये जीरो बजट खेती, मूल्य संवर्धन के लिए और गैर रासायनिक उपज की बढ़ोतरी के लिए गंगा के किनारे तट पर रहने वाले किसानों के लिए एक उत्तर प्रदेश में वरदान साबित होने वाला है। और 1 क्लास 1 टीवी चैनल, 200 टीवी चैनल, ये तमाम चीज़ों को मैंने पहले भी निवेदन किया कि आज ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। मेक इन इंडिया के माध्यम से 60 लाख नई नौकरी और उद्योग के माध्यम से करोड़ों की संख्या में अप्रत्यक्ष 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को भी मजबूत किया गया है। इसमें उसके लिए धन की राशि अलग से दी गई है। तो ये करोड़ों की संख्या में रोजगार सृजन और 60 लाख नौकरियों की बात आज केंद्र सरकार ने करी है। और मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य हमारे सामने लेकर आएगा। 750 नई ई लैब भी, ई विद्या और डिजिटल विश्वविद्यालय विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में वरदान हैं। मैं समझता हूं कि गरीब का कल्याण, हर गरीब के पास पक्का घर, नल से जल आता हो, उसके पास शौचालय हो, गैस की सुविधा हो, इन सभी विषयों पर विशेष ध्यान दिया गया है। और इसके साथ ही आधुनिक इंटरनेट कनेक्टिविटी पर भी बहुत बड़ा जोर है। मैं कहूँगा धन्यवाद मोदी जी, धन्यवाद निर्मला जी और साधुवाद योगी जी कि आपकी प्रगतिशील क्रियाकलापों के माध्यम से आधारभूत संरचना वाला एक हमारा सर्वोत्तम प्रदेश की तरफ अग्रसरित उत्तर प्रदेश आज इस बजट से न केवल लाभान्वित और आच्छादित हुआ है, बल्कि हमने एक नई परिकल्पना के साथ इस प्रविधि को कि हम उत्तर प्रदेश में एक शैक्षिक रूप में, एक स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चाहे तमाम मेडिकल कॉलेजेस के लिए, आयुष्मान भारत के लिए, चिकित्सा उपकरणों के लिए, इसमें तमाम चीज़ें दी गई हैं। यानी सुरक्षा के लिए भी, शिक्षा के लिए भी, स्वास्थ्य के लिए भी, आधारभूत संरचना की मजबूती के लिए भी, किसानों की आमदनी को वृद्धि करने के लिए भी, महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए भी और मजदूरों के लिए भी विशेष तौर पे, यानी प्रत्येक क्षेत्र में ये गरीबों पर आधारित एक सशक्त भारत के अभियान में 25 वर्षों का आगे का एक विजन तैयार करके, जिसका अप्रत्यक्ष रूप में 100 सालों तक भारत के सशक्तिकरण पे प्रभाव पड़ता रहे, उसके लिए जो बजट है ये आज साधुवाद के पात्र हैं सभी लोग। और मैं अपने उत्तर प्रदेश की तरफ से ज़रूर कहूँगा कि बधाई के पात्र हमारे उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, जिनकी भविष्य की संभावनाएं को लेकर आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार वर्तमान में और भविष्य में जनता जो अपना पूर्ण सहयोग और स्नेह दे रही है, उसको देखते हुए इन 5 आगामी वर्षों में एक नए उत्तर प्रदेश की संरचना को हम लेकर आएंगे। यही संकल्पना हमारी आज है। धन्यवाद। एक सवाल है कि एमएसपी को लेकर के इसमें सीधा प्रावधान किया गया है कि किसानों के खाते में जाए। मैं क्योंकि इतना लंबा हो गया था, ये भी एक अब किसानों की आमदनी को बढ़ाने का बहुत बड़ा वो है। इतना बड़ा धन कृषि पर आधारित बजट का प्रावधान पहली बार किसी भी केंद्र सरकार ने किया है। यानी एमएसपी के आधार पर अभी तक तो हम लोग खाद्यान्न का, उत्तर प्रदेश ने हालांकि पूरे देश में नंबर 1 पे स्थान प्राप्त किया है कि हमने गेहूं की भी खरीद, धान की भी खरीद, हमने जो न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक पर हमने किया उसका भुगतान किया। गन्ने का 1,51,000 करोड़ से ऊपर भुगतान किया, हम कर रहे थे। लेकिन एमएसपी के आधार पर पहली बार पूरे देश में जो उनका हम जो निर्धारित मूल्य है न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक, उसका भुगतान कर सके, सरकार ने संकल्पित भावना से किया है। जो किसानों की संकल्पना यानी जो दृढ़ निश्चय पहले हमारा था, वो आज और बलवती होकर वो हमारी भावना आई है। सर, आपने कहा कि किसानों के सबके लिए फायदेमंद है,
अखिलेश यादव का ट्वीट आया था जिनको कसा है बजट पे, साथ में ये भी लिखा है जो आप कहा है कि यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। उन्होंने कहा कि यूपी कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। ये बहुत पुराना जुमला है। अब जुमलों से और नारों से सरकार का संचालन नहीं है। क्रिया और कर्म के आधार पर क्रिया और कर्म के आधार पर उत्तर प्रदेश की सरकारों का संचालन होगा। जाति, संप्रदाय, धर्म बांटकर चलने की राजनीति पुराना टोटका है। अब उस टोटका से कोई काम नहीं चलने वाला। चुनाव चल रहा है, ऐसे में बजट तो आना ही था, लेकिन आपको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में इससे इसका फायदा मिल जाएगा? मैंने इतनी देर उत्तर प्रदेश के फायदे को बताया आपको। चुनावी फायदे की बात कर रहे हैं। ये चुनावी फायदे के लिए भाजपा कभी काम नहीं करती, और भाजपा ने पूरे 5 साल काम किया है विपक्षी दलों की तरह। पूरा 4 साल और 10 महीना निष्क्रिय रहने के बाद चुनाव के 1.5 महीने पहले जैसे अलादीन का चिराग से जिन्न निकलता है, वैसे तमाम पिछले विभिन्न आरोपों में आरोपित प्रत्याशी निकलकर सामने आ गए, और दिल्ली के एयर कंडीशन कमरों में रहने वाले अवतरित हुए राजनेता भी अपनी राजनीतिक पर्यटन यात्रा पर निकल पड़े। उन लोगों को जो कोरोना के संक्रमण काल पर अंतर्ध्यान थे, आज सपने में आए हुए भगवान निश्चित रूप में प्रश्न पूछ रहे हैं कि संक्रमण काल में हमारे बनाए हुई इस सृष्टि के जो हमारे मानव जाति थी उत्तर प्रदेश की, उसके सेवा के लिए आप सब क्यों नहीं आए? आज आपके टीवी कैमरे भी उनको खोज नहीं पा रहे हैं कि 1.5-2 साल के कोरोना के संक्रमण काल में कौन राजनेता अपने चुनाव क्षेत्रों में भी गया हो बड़ा। आज वो नहीं मिल रहा है, इसलिए बड़े बड़े राजनेता अपने चुनाव क्षेत्रों को बदल रहे हैं, और जहां से एक बार लड़ते हैं दोबारा से वहां पर नहीं लड़ते हैं। एक दूसरा सवाल है कि आज समाजवादी पार्टी ने प्रेस रिलीज जारी किया, कहा कि 80 ब्राह्मण संगठनों ने जो है वो बीजेपी को ज्वाइन, समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया। आप देखते जाइए, ये हर बार 2014 में यही चला था, 2017 में यही चला था, 2019 में भी यही किया था, और जो इस प्रकार का करते हैं उतनी और तेजी के साथ जिन लोगों का ये नाम लेते हैं ना, वो लोग और तेजी से और मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ आते हैं। जो हमारे साथ था वो आज है। अब ये चिंता अपने लोग करें जिनके परंपरागत मतदाता जो थे वो जिस तेजी से भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, वो अपनी चिंता करें लोग। बीजेपी सबका साथ सबका विकास के साथ चली है, लेकिन जिस तरीके से लोगों का आकर्षण सभी जातियों का बीजेपी में बढ़ा है, अब लोग अपने अपने चुनाव क्षेत्र की चिंता करने लगे हैं। मेरठ में कोई तनाव हो गया है, एक युवक को मारा गया है और बड़े गंभीर हालत में उसे आगे इलाज कराया जा रहा है। उस मेरठ की स्थिति का नहीं, मुझे इसकी भी पूरी तरह से जानकारी जब मैं ले लूंगा तो मैं कुछ बताऊंगा। नहीं, हमारी सूचियां जारी हो रही। सबसे ज्यादा तो प्रत्याशी हम ही ने घोषित किया है। सबसे पहले दिवाकर जी आपको बताएंगे, सभी जब चरण वाइज हो रहा है। दिवाकर जी सबसे पहले आपको बताएगा। बहुत धन्यवाद। मेरा नाम डलवा के बताइए बाद में। ठीक है, कैमरा ऑफ कराइए। अनुभव से सहमति लीजिए, अनुभव जी से सहमति लीजिए। वो नहीं देंगे, जो देखे खड़े होंगे।